सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हर्ट्ज एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक लाइट, पहले उन्होंने ली एक लाइट रे, यहाँ से लाइट रे क्या करी, उन्होंने बॉम्बार्ड करी एक मेटल के सरफेस के ऊपर जो कि इस इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर था। तो जैसे ही उन्होंने इसको बॉम्बार्ड किया, अब ये मेटल की जो प्लेट है किसी की भी हो सकती है, या तो ये पोटेशियम की हो सकती है, रूबिडियम, सीजियम, या फिर कोई और डिफरेंट मेटल की प्लेट हो सकती है। तो जब भी ये एक्सपोज करी गई ना बीम ऑफ लाइट के सामने इस तरीके से, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जब इमिट हुए इस तरीके से, तो यहाँ पे एक डिटेक्टर प्लेट लगाई हुई थी, तो इससे जब भी इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे थे तो वो ग्लो कर रहे थे और हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। तो इस तरीके से उसने पता लगाया था कि जब भी हम कोई लाइट रे बॉम्बार्ड करते हैं ना मेटल सरफेस के ऊपर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और वो डिटेक्टर प्लेट पर जाकर टकराते हैं। इसी फिनोमेना को उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला था। तो ये कुछ डायग्राम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इसने उसे चार्ज कर दिया था मेटल प्लेट को, डिटेक्टर को भी एमीटर लगाया था करंट मेजर करने के लिए, और इस तरीके से जब लाइट रे पास करी तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इमिट हुए थे। यहाँ पे उसने वैक्यूम जनरेट किया था, तो ये वैक्यूम चैम्बर ट्यूब थी। यहाँ से उसने कुछ रिजल्ट्स भी ऑब्जर्व किए थे, वो भी हम देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स उसने ऑब्जर्व किए थे। सो ये यहाँ पे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं जो कि उसने ऑब्जर्व किए थे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। इसमें पहला ऑब्जर्वेशन उसका ये था कि जैसे ही उसने लाइट रे पास करी ना, तो तुरंत लाइट रे पास करते ही इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिट होने लगे। मतलब उनके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं था। जैसे ही लाइट रे आई तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगे मेटल प्लेट से। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल प्लेट एज सून एज बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस एंड देयर इज नो टाइम लैग। मतलब कोई बीच में टाइम लैग नहीं था, जैसे ही वो टकराए तुरंत के तुरंत वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने शुरू हो गए। तो टाइम लैग नहीं था कोई भी स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम के बीच में और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये उसने पहला पॉइंट दिया था। दूसरा पॉइंट ये दिया था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे उस मेटल प्लेट से वो प्रोपोर्शनल थे ब्राइटनेस ऑफ लाइट के। यानी कि जिस हिसाब से ये मेरी लाइट आ रही है इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी या इसकी कुछ ब्राइटनेस होगी, तो यहाँ से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो डिपेंड कर रहे थे इस लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर या ब्राइटनेस के ऊपर। ये उसने सेकंड पॉइंट ऑब्जर्व किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। और तीसरा पॉइंट उसने ऑब्जर्व किया था कि अगर मैं कोई मेटल प्लेट ले रहा हूँ, कि कोई भी मेटल प्लेट है, लेट से कुछ सीजियम की मैं मेटल प्लेट ले रहा हूँ, तो उसकी कुछ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम उस पर कुछ लाइट रे पास कर रहे हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उस लाइट रे की होनी चाहिए, तभी वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी। ये उसने ऑब्जर्व किया था। यानी कि जो इजेक्टेड, लेट से कि ये मेरी लाइट रे मैंने पास करी इस तरीके से, यहाँ से लाइट रे आ रही है और ये रही मेरी मेटल प्लेट। अब लेट से इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, इस तरीके से ये इसकी थ्रेशोल्ड। तो अगर ये जो लाइट रे आ रही है ये इस न्यू नॉट से ज़्यादा है, तब तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर पाएगी यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से लेट से न्यू लाइट आ रही है और इस केस में क्या हो रहा है कि न्यू जो है वो ज़्यादा है अपना न्यू नॉट से, यानी कि ये थ्रेशोल्ड को पार कर रही है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। उस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो इमिट होंगे। लेकिन अगर ये जो न्यू है ये न्यू नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो रहे थे, या फिर बराबर भी है तब भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के लिए इसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको ये पास करना चाहिए। और अगर न्यू लेस देन है न्यू नॉट से, तो ये नो इलेक्ट्रॉन इमिशन है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आप नोट कर लो। सो मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट पर, कि अब जैसे ही हमने देखा कि ये प्लैंक ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब उसने दिया था तो उसके बाद न्यूटन ने एक और तरीके से इस चीज़ को समझाया। उसने अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी थी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, न्यूटन गेव। सो ये न्यूटन ने दी थी। सेम उसने यही बात बोली थी, बस उसने बोला था कि ये जो लाइट रे आ रही है इस तरीके से जो मेटल प्लेट पर टकराएगी, ये लाइट रे ऑब्वियसली फोटॉन्स की फॉर्म में आ रही है। इन फोटॉन्स की कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होगी, ये पैकेट्स की फॉर्म में आ रही होगी एनर्जी। तो जब ये जैसे ही ये मेटल प्लेट पर टकराएगी
तो जितनी ज़्यादा एनर्जी फोटोन की होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की होगी। तो जैसे ही ये इस पर टकरा रहे थे फोटोन, तो बिना टाइम लैग के यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा था इंस्टेंटेनियसली, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे इनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी जितनी इन फोटोन की एनर्जी थी। तो अगर हम ज़्यादा एनर्जी का फोटोन इस पर बॉम्बार्ड करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। यही बात न्यूटन ने भी कही थी अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी में, और उसने वहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया था, इनके बीच में रिलेशन दिया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये जो फोटोन आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी एनर्जी के बीच में, वो भी अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखते हैं कैसे, कि लेट से अब यहाँ से जो फोटोन आ रहे हैं, ये जो आ रहा है फोटोन, इसकी एनर्जी है हमारी एच न्यू, ठीक है, और इसको चाहिए मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी एच न्यू नॉट, लेट से, क्योंकि न्यू नॉट इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई एच न्यू नॉट। तो अगर एच न्यू ज़्यादा है एच न्यू नॉट से, यानी कि देखते हैं एनर्जी कितनी बचेगी। एच न्यू में से आई एच न्यू नॉट तो लग गई यहाँ पे इस वाली प्लेट पर आने, जब टकराने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी लग गई। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका कुछ मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये बराबर हो जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के, तो हाफ एम ई वी स्क्वायर। यहाँ पर ये वी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से उसने एक रिलेशन दिया था काइनेटिक एनर्जी के बीच में और इनकी फ्रीक्वेंसीज के बीच में। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, यानी कि वी, ये प्रोपोर्शनल होती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के। वो यहाँ पे दिख भी रहा है। हमें इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम ई वी स्क्वायर। यहाँ पे जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है इस फोटोन की, ये जो न्यू नॉट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एम ई यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तो यहाँ पे सबको अब समझ में आ चुका था कि जो लाइट होती है उसके पास डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। वेव नेचर हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा ही था, पार्टिकल नेचर हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। तो काफ़ी साइंटिस्ट को देरी में समझ में आई बात, लेकिन वो सब एग्री कर गए थे बाद में कि ये जो अपने पास लाइट होती है ये डुअल नेचर की होती है। हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक एनर्जी निकालनी है 1 मोल फोटोन की ऑफ रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी में दे रखी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। सो यहाँ पर हमें न्यू गिवन है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। हमें उसकी एनर्जी निकालनी है 1 मोल की। अब एनर्जी का हमारे पास अभी हमने देखा फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच अपने पास है 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5 × 10⁻14 और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड इनवर्स, तो एनर्जी अपनी जूल में आ जाएगी। मैं इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिखता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 3.313 कुछ कुछ इंटू 10⁻−19 जूल। ठीक है, ये आ जाती है मेरे पास एनर्जी, लेकिन अब उसने पूछा एनर्जी निकालनी है हमें 1 मोल की। तो एनर्जी अगर हम 1 मोल की देखें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 6.6022 इंटू 10⁻23। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, यह आ जाएगा मोल इनवर्स में, ये जूल में था ही। तो ये हो जाएगा मेरे पास एनर्जी 199.51 किलो जूल पर मोल। तो अगर सिंपल मुझे 1 मोल में एनर्जी निकालनी है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सो अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है जो एमिट कर रहा है 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ। तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन वो एमिट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि 100 वाट का एक बल्ब है, वो एमिट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ हमें गिवन है 400 नैनोमीटर की, तो यानी हमें लैम्डा गिवन है 400 नैनोमीटर। इसे हम लिख सकते हैं 400 इंटू 10⁻−9 मीटर, इस तरीके से। अब हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड।
नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसे देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कि हमें पावर गिवन है बल्ब की 100 वाट है गिवन है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 100 जूल पर सेकेंड। ये अपने पास हो गई एनर्जी। एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है मेरे पास, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू को हम सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻−34 और ये जूल सेकंड में होता है अपने पास। और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 10⁸, ये मीटर पर सेकंड में होता है। डिवाइड कर देते हैं लैम्डा से, लैम्डा हमें गिवन है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा 4.969 और ये जीरो में हो जाएगा 9 जूल। तो ये मेरे पास एनर्जी आ गई कि इतनी एनर्जी एक फोटोन की है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आ गई है मेरे पास। और हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटोन। टोटल एनर्जी हमारे पास गिवन थी एक फोटोन की आ गई, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय दिस 4.969 इंटू 10⁻⁹ और ये जूल में है, तो हो जाएगा 2.012 इंटू 10⁻20, यानी इतने नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं एक सेकंड में। सेकंड इनवर्स लिख दो पर सेकंड। तो ये मेरा हो गया आंसर, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स टकरा रहे हैं। कि मेरे पास टोटल एनर्जी तो गिवन थी, मैंने सिंपल यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर ली, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, इसे नोट डाउन कर लो।